मैनेजर के पास एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए दैट ही कैन सेंस, गेज, अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिवेलिंग इन दिस अराउंड। अगर एक मैनेजर के पास इतना विकसित सेंसरी ऑर्गन नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत कुछ घटित होता रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि मैकडॉनल्ड के चेयरमैन से एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि चेयरमैन को सबसे अधिक क्या करना चाहिए, अर्थात जो सीईओ है, उनका उसे सबसे अधिक यह प्रयास करना चाहिए कि मुझ तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्यों? इसलिए क्योंकि द लीस्ट विल रीच यू, माने सबसे कम आप तक पहुंचेगा, इसलिए सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि सबसे अधिक सूचनाएं आप तक पहुंचे। इसलिए हाथी की सूंड भांपने के लिए, जज करने के लिए, इंट्यूशन के लिए इसका प्रतीक है। दूसरी बात, हाथी अपनी सूंड के माध्यम से दूर की चीजों को पकड़ता है, भांपता है। दिस इज द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। हाथी बिना स्वयं अपनी टांग को प्रवेश कराए दूर से सूंड के माध्यम से बहुत से काम कर लेता है। एक मैनेजर को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट ऑल सिचुएशंस, ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स, बट ही शुड हैव अ पोटेंशियल कि ही इज एबल टू हैव अ रिमोट सेंस। दूर से उसको इस बात का आभास हो जाए, जजमेंट हो जाए कि हां ऐसी परिस्थिति वहां पर बदल रही है, इस प्रकार का परिवर्तन वहां पर होने जा रहा है। दूसरी बात, नाक के साथ एक और विषय हम जोड़ते हैं, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। वन मस्ट हैव ए लॉन्ग रीचिंग इन्फ्लुएंस। मेरे प्रभाव से काम होना चाहिए, मेरा प्रभाव ऐसा हो कि मेरे अधीन जितना भी विभाग है, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो मेरे प्रभाव से ही प्रेरित हैं। मुझे हर एक के सिर के ऊपर जाके हैमरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मैनेजर को अपने यहां जाकर के हैमरिंग करनी पड़ती है, he has to draw results from everybody while mounting on the head, उसकी मैनेजमेंट उतनी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी शक्तियों का व्यतिरेक, स्खलन, they get drained out while running after each one of them। इसलिए उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस फार रीचिंग होना चाहिए। मनुष्य के सम्मान का प्रतीक भी नाक को माना गया है, एस्टीम का, कि मनुष्य की एस्टीम, भाई ऊंची नाक वाला व्यक्ति है, तो एस्टीम हाथी की नाक की तरह लंबी होनी चाहिए। लेकिन हाथी की नाक एक बात का और भी प्रतीक देती है, जहां एक तरफ इंसान का आत्मसम्मान, एस्टीम बहुत बड़ा होना चाहिए, वहीं वो दूसरों के लिए बाधक नहीं है। हाथी की सूंड ना उसकी अपनी मूवमेंट में, ना किसी और की मूवमेंट में बाधक नहीं है, क्योंकि हाथी अपनी सूंड को उसी प्रकार एडजस्ट कर लेता है, उसी प्रकार व्यवस्थित कर लेता है जैसी परिस्थिति होती है। अगर हाथी के पास एक क्षमता ना हो कि वो अपनी सूंड को व्यवस्थित कर सके, तो क्या होगा? वही होगा जो एक इगोइस्ट के साथ होता है, अहंकार से पूरित के साथ होता है। अगर मनुष्य अपनी नाक न संभाल सके तो वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ निभ नहीं सकेगा। उसके विनाश और उसकी योजना का विनाश उसकी नाक ही करने में पर्याप्त है। जो व्यक्ति अपनी नाक मैनेज नहीं कर सकता, वो अपना नाश और अपनी योजना का, अर्थात हिज इंटरेस्ट, वो सारा का सारा स्वयं ही कर देगा। हाथी की नाक एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है फॉर अ मैनेजर, और वो क्या है? हाथी अपनी नाक को विभिन्न प्रकार से एक कुंडल के रूप में समेटना जानता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एडेप्टिबिलिटी, द पावर टू अडेप्ट अपने आप को परिस्थितियों के साथ। परिस्थितियां निरंतर बदलती हैं, परिस्थितियां नए नए आयाम लेके सामने आती हैं, लोग नए नए प्रकार के सामने आते हैं। बदलती हुई परिस्थितियां, व्यक्तियों की भिन्नता के साथ जो व्यक्ति अपनी नाक एडजस्ट करता है, अडेप्ट कर लेता है, चाहे वो कोई परिवर्तन क्यों ना हो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मैनेजर है। ट्राइंग टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस इज द फोरमोस्ट क्राइटेरिया व्हिच अ मैनेजर मस्ट बियर, जिसके लिए ये सूंड हमें प्रतीक देती है। ऋषियों ने कितनी बड़ी विवेचना के बाद हाथी के मस्तक को चुना होगा, क्योंकि एक मस्तक में इतनी सारी चीजों का समावेश करना, it was not possible in a human being. It was not possible by simple indicators. It was really not possible to borrow it from anyone, from the insect world or from reptiles or from anyone else. हाथी से ही मांगना पड़ा, क्योंकि हाथी के पास वो सब कुछ एक स्थान पर उपलब्ध था, जिसकी गणना एक गणनायक के रूप में, एक गणेश के रूप में, एक गणपति के रूप में होनी चाहिए।
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और जो हाथी के पास नहीं भी था वो ऋषियों ने उसको दे दिया। क्या? एक दांत। एक दांत, गणपति का एक दांत है, दूसरा नहीं है। इसके साथ कथा जोड़ी गई। कथा यह जोड़ी गई कि ऋषि व्यास को ब्रह्मा जी का निर्देश हुआ। ब्रह्मा जी का निर्देश अर्थात ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद इन, अ नॉलेज डॉन्ड अपॉन टू हिम। यह क्या बोध हुआ? यह बोध हुआ कि तुम आर्ष साहित्य की रचना करो, जिसमें महाभारत आदि जैसे अनेक ग्रंथों की रचना करो। ऋषि व्यास ने अनुभव किया कि मेरे सामने आयु उतनी लंबी नहीं है। जब उतनी लंबी आयु नहीं है और मुझे इतने बड़े साहित्य की रचना का दायित्व दिया गया है, मुझे पूरा करना है, मैं क्या करूं? तो व्यास मुनि जी ने गणपति जी का आवाहन किया, अर्थात ही इन्वोक द पावर ऑफ द लीडर, दैट लीडर हु कैन मैनेज एनी सिचुएशन, बिकॉज अ मैनेजर इज इक्वली अ क्राइसिस मैनेजर. A manager is one who knows how to accomplish task within a given period of time, because time clicks and assignments must get completed within a limited time frame. उस limited time frame में कैसे काम करना है, यही एक मैनेजर की योग्यता है. तो गणपति जी का आह्वान व्यास जी ने किया, because he knows how to manage. हम ये निर्विघ्नं कुरु में सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हर कार्य में हमेशा उसके विघ्न हटाओ, ऑब्स्टिकल हटाओ, ये कह तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते हैं कि हर विघ्न को हटाने के लिए किस किस क्षमता की आवश्यकता है. ऋषि ने उस हर क्षमता को कंसीव किया. और जब गणेश जी आए तो गणेश जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, इतने बड़े ग्रंथ की रचना करनी है, बोलने का काम मैं कर सकता हूं, लेकिन हु इज गोइंग टू इंस्क्राइब इट, कोडिफाई कौन करेगा, लिखेगा कौन?